अप्रैल का महीना भारतीय बाजारों के लिए बेहद खराब रहा है और फरवरी 2014 के बाद के सबसे लोएस्ट लेवल निफ्टी पर देखने को मिल रहे हैं। विदेशी निवेशकों का मूड खराब है, नतीजे अच्छे नहीं आते दिख रहे हैं और एक के बाद एक कई चिंताएं सरकार के फ्रंट पर, मॉनसून के फ्रंट पर यहां पर बाजार में बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन क्या ये सारी चिंताएं बाजार में इस प्राइस में डिस्काउंटेड है या फिर यहां से भी और गिरावट होगी? विदेशी निवेशकों का मूड कब और कैसे बदलेगा, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो अभी इसी हफ्ते एक दौरा करके आए हैं विदेश का। मूड और पल्स देखकर कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में क्या के बारे में क्या सोच रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रिदम देसाई की, मॉर्गन स्टैनली इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ इस वक्त। रिदम, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सिंगापुर घूमकर आए हैं आप, काम से, लेकिन क्या मूड बन रहा है वहां के लोगों का? विदेशी निवेशक क्या सोच रहे हैं, क्यों इतने नाराज हैं? नहीं, नाराज नहीं, नर्वस तो जरूर है। कुछ लोग नाराज भी है, लेकिन नर्वसनेस हो गई है क्योंकि बाजार गिरा है। भाव से लोग नाराज होते हैं, नर्वस होते हैं। तो अगर आप देखिए तो 16 मई पिछले साल जब मोदी जी की सरकार बनी, वहां से लेके आज तक डॉलर टर्म में इंडियन मार्केट 3% ऊपर है। सिर्फ पूरा जो भी गेम था सब निकल गया। बट मोर इम्पोर्टेंटली जो बात है वो है कि इमर्जिंग मार्केट की तुलना में ये बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स भी 3% ऊपर है। तो ये मानना है कि पिछले साल में कुछ भी काम नहीं हुआ तो सब गेन्स चले गए, या तो फिर सरकार बनी थी वो पूरा प्राइस में आ गया था 16 मई तक और कुछ काम नहीं हुआ है आगे जाके। तो मुझे लग रहा है कि आज पेसिमिज्म का एक लेवल आ रहा है जहां से मार्केट काफी इंटरेस्टिंग हो गया है, खास करके जो 1 या 2 साल का व्यू लेते हैं उनके लिए। फरवरी एंड और मार्च की बिगिनिंग में जब एक 9100 निफ्टी हुआ था तब थोड़ा सा ये ओवरबॉट लग रहा था। तो वहां से ये जो करेक्शन आया है, आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी जरूर बनती है। तो आप जो एक बात करें कि अब दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में 16 मई से अब तक देखें तो हम भी लगभग बराबर हैं। जितना वो बढ़े उतना हम बढ़े, 3% डॉलर टर्म्स में। तो जो कुछ गेन्स हमने गवा दिए सारे के सारे इस वक्त, उसका बड़ा रीजन क्या है? क्या वाकई में लोगों के मन में ये, एफआईएस के मन में है कि सरकार काम नहीं कर रही है या उनकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रही है, या फिर ये टैक्सेशन के मुद्दे उन्हें ज्यादा परेशान कर रहे हैं? तो अनिल जी, मेरा मानना है कि ये कारण ग्लोबल है एक्चुअली। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर आप देखिए तो मार्च के महीने में जो आई थिंक 4 मार्च में के दिन निफ्टी 9100 हुआ था, उसी वक्त फेड का मीटिंग हुआ था और उस मीटिंग में फेड ने ये घोषणा की थी कि जून में रेट हाइक नहीं होगा। मतलब उनकी घोषणा नहीं थी, लेकिन उनका जो संकेत थे कि ये डिले हो रहा है। वहां से अगर आप देखिए तो तेल का दाम 30% बढ़ गया, डॉलर गिर गया, जो डॉलर एकदम ऊपर ही जा रहा था वो गिर गया। आयरन ओर का दाम जो ऐसे थे 25% बढ़ गए। तो जैसे हम कहते हैं इसको रिफ्लेशन ट्रेड हो गया ग्लोबली। ओके, तो ये जो रिफ्लेशन ट्रेड हुआ वो इंडिया के लिए नुकसानदायक था, क्योंकि उसके पहले जो 6 महीने में डिफ्लेशन ट्रेड हो रहा था, जहां सब कमोडिटी के दाम गिर रहे थे, डॉलर का दाम ऊपर जा रहा था, वो इंडिया के लिए फायदेमंद था। ये अंदाजा लग ही नहीं पाया हिंदुस्तान के निवेशकों को कि रिफ्लेशन वाला मामला बन रहा है, उसके चलते हिंदुस्तान को नुकसान होगा और हम खाली टैक्स के हल्ले गुल्ले में रह गए और हम ये सोच रहे हैं कि टैक्स के इश्यूज की वजह से बाजार गिर रहा है, लेकिन रीजन कुछ और निकल रहे हैं। ये टैक्स का इश्यू तो थोड़ी देर के बाद आया, मार्केट तो ऑलरेडी टॉप बना चुका था। ये बाद में पता चलता है अनिल जी, पहले से नहीं पता। अगर पहले से पता चलता तो फिर आप और मैं यहाँ नहीं होते। लेकिन ये पीछे जाके हाइंडसाइट में पता चलता है कि ये रिफ्लेशन का जो एंगल था वो सबसे पहला हिट हुआ मार्केट को, और वो बाद में पता चलता है। फेड की बैठक के बाद जो कुछ भी इंडिकेशंस आए हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के बाजारों के लिए, इसका क्या मतलब निकालें? अच्छे हैं या बुरे हैं? तो मैंने आज सवेरे किसी को ये बात कही कि फेड बोल रही है कि हम लोग डेटा डिपेंडेंट है, लेकिन ये समझने की बात है कि जो डेटा है वो भी फेड पे डिपेंडेंट है। अब ये पूरा सर्कुलर मामला हो गया है क्योंकि आप समझिए, फेड ने थोड़ा सा गाइडेंस नरम किया मार्च में, तो डॉलर के दाम गिर गए, उससे लेके अमेरिका में थोड़े वेज बढ़ गए, थोड़ा सा ग्रोथ वापस आ गया। ओके, तो अभी डेटा इंप्रूव हुआ फेड की गाइडेंस के बाद कि फेड की गाइडेंस के पहले? ये जो सर्कुलर लॉजिक है ना, ये चल रहा है। आई थिंक बॉटम लाइन ये है कि आज कोई भी सेंट्रल बैंक को कॉन्फिडेंस नहीं है कि ग्रोथ वापस आ रहा है।
इंडिया में सेंट्रल बैंक को बिल्कुल ठीक कॉन्फिडेंस नहीं है कि इन्फ्लेशन खत्म हो चुका है। इंडिया का थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप यूरोप में देखिए, जापान में देखिए, यूएस में देखिए, उनको ठीक पता नहीं है कि ग्रोथ वापस आ रहा है। बहुत अनसर्टेन एनवायरनमेंट है। तो उस अनसर्टेन एनवायरनमेंट में फेड की जो कमेंट्री है वो भी अनसर्टेन है। तो मार्केट्स के लिए वो थोड़ा परेशानी का कारण बन सकता है और बन रही है। तो अभी भी जो फेड की ओवरनाइट कमेंट्री आई, उसमें हमें तो ऐसा लग रहा है कि फेड ये साल हाइक ना भी करे, ये साल रेट हाइक ना भी हो, क्योंकि जो इंडिकेटर्स आएंगे अमेरिका से वो काफी मिक्स्ड आएंगे। तो उसे लेके आई डोंट थिंक फेड को ये कन्विक्शन आएगा कि अब रेट हाइक करना है। हो सकता है कि ये साल ना भी हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद रिदम देसाई के साथ हमारी चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ है मॉर्गन स्टैनली इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रिदम देसाई। डोमेस्टिक फैक्टर्स पर आता हूं। अब चूंकि हम टॉप से लगभग 900,000 पॉइंट निफ्टी पर नीचे आ चुके हैं, अब यहां से क्या कुछ और डाउन साइड रिस्क दिख रही है? 8,000 के लेवल जो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्या उसके नीचे जाने की संभावनाएं आपको दिखती है? एक साइजेबल डाउन साइड रिस्क है अभी? ओके, तो ये टाइम फ्रेम का मामला है। अगर आप 1-2 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो आई थिंक ये समय सही समय है, क्योंकि लास्ट 200-300 पॉइंट पकड़ना हमेशा मुश्किल होता है। निफ्टी 8,000 जा सकता है, जरूर जा सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लोग काफी नर्वस हो रहे हैं। अगर आप देखिए तो 4 मार्च से लेकर आज तक एफआईज ने नेट सेलिंग नहीं की है। उनकी नेट 4 मार्च से आज तक निफ्टी के 9100 के लेवल से आज पिछले 11-12 दिनों के गिरने तो वो 9,500 करोड़ का आंकड़ा। हाँ, लेकिन उससे पहले बाइंग हुई थी और उससे पहले भी मार्केट गिर रहा था। तो ये जो आप देख रहे हैं सेलिंग, वो एग्रेवेट हो सकती है। अगर मार्केट और नीचे गिरा तो सेलिंग एग्रेवेट हो सकती है। तो उसे लेके मार्केट में भी 200 और पॉइंट गिर भी जाए, लेकिन ये टाइम करना बहुत मुश्किल है। इवन एक्सपर्ट्स को ये टाइम करना बहुत मुश्किल है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने पैसा नहीं डाला था और आप कैश में बैठे थे, तो ये सही समय है, आपको कैश लगाने का समय आ गया है। थोड़ा थोड़ा करके आप लगाइए, अगर और नीचे गया तो और थोड़ा लगाइए, लेकिन 1 या 2 साल के टाइम फ्रेम में आई थिंक रिटर्न मिलेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है, और हम ये डिस्कस कर सकते हैं आगे जाके, कि ग्रोथ साइकिल जो है इंडिया का वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, और 3 या 4 महीने में आपको क्लियर इंडिकेटर्स मिल जाएंगे कि ग्रोथ इंडिया में टर्न हो गया है। फिर भी ये एक सीरीज टू सीरीज देखना ये और शॉर्ट टर्म मूव आप कहेंगे जरूर कि मुश्किल है और वो देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन इंटरेस्टिंग सीरीज दिख रही है, इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ। अगर आप देखिए जिस तरह से मार्च की सीरीज में हुआ, फर्स्ट हाफ बड़ा मजबूत था, सेकंड हाफ कमजोर हुआ। अप्रैल में से फिर उसी तरह का दिख रहा है माहौल कि एक्सपायरी के दिन तो ऐसा लग रहा है कि भाई सब कुछ खत्म ही हो गया है, और मई का महीना वैसे भी जनरली कहते हैं सेल इन मैन गो अवे। तो क्या मई में फिर से इसी तरह का माहौल रहने वाला है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, या आपको लगता है कि जब कॉन्सेंसस बन गया, आम राय बन गई कि सब अब मंदी होनी, तो फिर बाजार फिर सबको झटका देगा? एग्जैक्टली। तो कंसेंसस राय ये थी फरवरी में कि मार्च में और फरवरी में कि सब जगह तेजी ही है। राइट। तो आई थिंक अब थोड़ा सेंटिमेंट ऑपोजिट हो गया है। कॉन्ट्रा इंडिकेटर्स मैं बहुत सारे ट्रैक करता हूं। तो एक कॉन्ट्रा इंडिकेटर है जैसे मार्केट का फैलाव, ब्रेथ, जिसे हम एडवांस डिक्लाइन लाइन कहते हैं। तो वो जो है लास्ट वीकेंड तक, मतलब आज ये वीक की शुरुआत में सितंबर 13 के लेवल पे आ गया है। ओके, हाँ, निफ्टी तो उधर नहीं है, लेकिन ब्रेड तो उधर आ गया है। तो आप देखिए ब्रॉडर मार्केट में कितना नुकसान हुआ है। तो ये लेवल पे मेरे हिसाब से एक कॉन्ट्रा इंडिकेटर बनता है कि आप एक्चुअली स्टॉक्स खरीदो, क्योंकि ये सब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। दूसरी एक बात मैं बताता हूँ, अर्निंग्स रिविजन इंडेक्स, मतलब जो पूरा सेल साइड कवरेज है वो अर्निंग्स के साथ क्या कर रहे हैं। तो उनका जो ब्रेड है आज -80% है, डाउनवर्ड रिविजन, मतलब 4 आउट ऑफ 5 कंपनीज की अर्निंग्स डाउनग्रेड कर रहे हैं। इसका सबसे जो लोएस्ट लेवल था वो दिसंबर 2008 में लगा था। आज का जो लेवल है वो अक्टूबर 2008 की तुलना में है। तो उतना तो खराब नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो सेंटिमेंट है वो इतना बिगड़ गया है, तो आई थिंक ये बाइंग मोमेंट आ रहा है। अच्छा, अब तो चलिए इसी पे पूछता हूँ कि फिर ये सेंटिमेंट अब सुधरेगा कैसे? इसमें रिवर्सल या फिर यू टर्न कब आएगा और कैसे आएगा, किस वजह से आएगा? नहीं, मेरे हिसाब से पूरा जो डोमेस्टिक कारण है, इंडिया का जो अंडर परफॉर्मेंस हुआ है इमर्जिंग मार्केट की तुलना में, अगर आप ग्लोबल कारण एक तरफ रख लें रिफ्लेशन का, तो वो है ग्रोथ। कि मार्केट ग्रोथ के मामले में नर्वस हो गया है कि ग्रोथ इंडिकेटर्स टर्न नहीं हो रहे।
तो सबसे बड़ा जो ट्रिगर है वो है ग्रोथ। तो आगे जाके जो ग्रोथ के इंडिकेटर्स हैं, अगर वो टर्न होने लगे तो मार्केट आपको वापस एक अपसाइड देगा। तो जो हम कुछ दिनों पहले बात कर रहे थे, जब जयंत सिन्हा हमारे गेस्ट एडिटर आए थे, आपने उनसे बातचीत भी की थी, क्या फिर इस लिहाज से सरकार को ही एक्शन लेना होगा? आप कह रहे थे कि जब तक उनकी तरफ से स्पेंडिंग नहीं बढ़ेगी, और ये क्या इसके कुछ संकेत आते दिख रहे हैं? नहीं, सरकार ने तो एक्शन ले लिया है। अगर आप देखिए कैपेक्स इंडिकेटर्स टर्न हो गए हैं, ठीक है। ये महीने से लेके सरकार का जो खर्चा है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब ये सरकार बनी थी तब एक्सपेंडिचर ग्रोथ सरकार का कुछ 15% चल रहा था सालाना। उस नंबर को मार्च के एंड तक 2% कर दिया। ये सबसे लोएस्ट एनुअल इंक्रीज है 2004-05 के बाद। मतलब 10 साल का सबसे लोएस्ट ग्रोथ है सरकारी खर्चे में। प्राइवेट सेक्टर डिमांड तो है नहीं, और अगर सरकार भी खर्चा काटे इस तरह तो ग्रोथ गिरना तो फिर अब जो होगा इससे बेहतर ही होगा। पर इसका कारण था, सरकार ने ये किया क्योंकि पहले चीज उनको जो फिक्स करनी थी वो थी इन्फ्लेशन, महंगाई का दर। तो हमारा ये मानना है कि महंगाई का जो दर है वो बॉटल में वापस आ गई है, वो अभी बढ़ेगी नहीं। और मार्च में जो इंडिया में जो आप देखो भारतवर्ष में जो वेदर का प्रॉब्लम हुआ, उससे लेके सबका ये मानना था कि फूड के दाम बढ़ेंगे, लेकिन फूड के दाम नहीं बढ़े। तो ये आपको दिखाता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है कंट्री में वो काफी वीक है, और सरकार का जो कंट्रोल है वो भी काफी स्ट्रांग है। तो ये टोटली चेंज हो गया है। तो इन्फ्लेशन आपने कंट्रोल कर दिया। अब आगे जाके थोड़ा कैपिटल स्पेंडिंग होगा, जैसे इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने दिखाया है 30% का ग्रोथ है, बहुत बड़ा ग्रोथ आ रहा है। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रोड्स में आ रहा है, डिफेंस में आ रहा है, आगे जाके थोड़ा रेलवेज में आएगा। तो ये जो खर्चा बढ़ेगा उससे ग्रोथ वापस आएगा। और एक इंडिकेटर हम ट्रैक करते हैं, वो है M1 ग्रोथ। M1 क्या होता है? M1 ये इकोनॉमी के ट्रांजैक्शंस के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देती है। ये मनी ग्रोथ है, सबसे बेसिक मनी ग्रोथ इंडिकेटर है। तो ये जब बढ़ता है उसका ये मतलब है कि ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, और ट्रांजैक्शंस बढ़ने का मतलब ये है कि ग्रोथ वापस आ रहा है। ये एक्चुअली लीडिंग इंडिकेटर है, बाकी जो ग्रोथ इंडिकेटर्स है इसके पीछे चलते हैं। तो अगर आप देखिए तो M1 ग्रोथ काफी एक्सेलरेट हुआ है लास्ट 3 महीने में, ओके, रियल बेसिस पे, ओके। तो ये मेरा मानना है कि रियल ग्रोथ एक्चुअली टर्न होगा। इनफैक्ट M1 ग्रोथ कॉर्पोरेट रेवेन्यू ग्रोथ को भी 3 महीने से लीड करता है। तो आगे 3 महीने के अंदर आपको कॉर्पोरेट रेवेन्यू ग्रोथ में भी एक्सेलरेशन दिखेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद रिदम देसाई के साथ हमारी चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ है मॉर्गन स्टैनली इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रिदम देसाई। लोग शोर शराबे के बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ में जो कुछ कुछ संकेत बेहतर होने के आ रहे हैं उसे देख नहीं रहे, लेकिन एक संकेत और जिस पर आप काफी मजबूत रिसर्च भी करते हैं कंपनियों के नतीजों पर, और आपका ये कहना है कि खराब नतीजे सबको पता था, लेकिन उसके बावजूद नतीजे शायद उतने खराब नहीं है जितने लोग मान रहे थे या जितने होने चाहिए थे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं, अभी एक्चुअली अर्निंग सीजन अभी भी अर्ली फेज है। हमेशा जो पहले फर्स्ट हाफ ऑफ अर्निंग सीजन में रिजल्ट्स बेहतर आते हैं, जो सेकंड हाफ में वो खराब आते हैं। तो आई थिंक इट्स अर्ली टू जज। जो खराब रिजल्ट आने वाले हैं 15 मई के बाद, वो कितने खराब होंगे उसके बाद मैं जजमेंट दूंगा। क्योंकि अब तक जो बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आए या तो इनलाइन था या तो थोड़े से आगे थे, बैंकिंग सेक्टर में खास करके। और आप देख रहे हो कि निफ्टी अभी बैंक निफ्टी स्टेबल हो गया, क्योंकि बैंक्स में रिजल्ट ठीक ठाक आए, और ये एक्सपेक्टेशन की तुलना में है। बाय द वे, ये कोई एब्सोल्यूट बात नहीं है, एक्सपेक्टेशंस काफी दबे हुए थे, उसकी तुलना में रिजल्ट्स ठीक आए। तो आई थिंक ये आगे जाके पता चलेगा कि कितना खराब हो रहा है अर्निंग सीजन। मेरा ये मानना है कि ये अर्निंग सीजन पिछले अर्निंग सीजन की तुलना में थोड़ा सा बेहतर होगा, थोड़ा सा बेहतर होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। लेकिन इसके बाद वाला जो आ रहा है जून क्वार्टर का, वो उससे भी अच्छा होगा। और सितंबर क्वार्टर तक तो आई थिंक रिकवरी एकदम सही तरीके से सबको नजर आएगा। राय रख रहे हैं इस वक्त की अर्निंग सीजन अब मार्च के दिसंबर के मुकाबले में मार्च वाला खराब नहीं होगा, इनफैक्ट बेहतर होगा, थोड़ा सा बेहतर आएगा। ये बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, क्योंकि जनरली आम राय है कि ये तिमाही पिछली तिमाही से ज्यादा खराब हो गई। लेकिन अब उस लिहाज से एक और बड़ा मुद्दा जो बाजार गौर से देखा है वो है पार्लियामेंट में एक्शन का। क्या लग रहा है, लैंड एक्विजिशन बिल, जीएसटी बिल कब होंगे पास, नहीं होंगे? आप कैसे देख रहे हैं इन डेवलपमेंट का क्या असर होगा? अनिल जी, मैं जो
इंडिया के बाहर जो इन्वेस्टर है उनको ये बातें सब ठीक ठाक समझ में नहीं आती है, डिटेल में नहीं समझ में आती है और उनका ये डिटेल में फॉलो भी नहीं करते। उनको मैं एक ही चीज समझाता हूं कि सरकार की इंटेंट है, सरकार को काम करना है और इतिहास गवाह है कि जब भी सरकार को काम करना है तो हो जाता है। टाइमिंग मैं फोरकास्ट नहीं कर सकता हूं। लैंड एक्विजिशन बिल ये हफ्ते पास होगा या अगले सेशन में पास होगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन सरकार को ये करना है वो करके रहेगी। जीएसटी करना है, 9 साल तक वो नहीं हुआ क्योंकि सरकार को नहीं करना था, इसलिए नहीं हुआ। अब ये सरकार को करना है तो वो कर रही है, तो वो जो भी नेगोशिएशन करने हैं, जो भी कॉम्प्रोमाइज करना है, थोड़ा इधर उधर जो भी डील करना है वो होके फिर जीएसटी बिल पास हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि लेजिस्लेशन नहीं रुकेगा। और अगर आप मार्च में देखिए, इंश्योरेंस बिल पास हो गया, कोल बिल पास हो गया, माइनिंग बिल पास हो गया, ये कम कंट्रोवर्शियल थोड़ी थे, ये सब बिल्स कंट्रोवर्शियल थे। इंश्योरेंस बिल की बात ले लीजिए आप, 2006 से वो पेंडिंग था, वो भी पास हो गया। तो सरकार की इंटेंट है, उनको करना है काम तो हो जाएगा काम। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि सरकार करना चाहती तो करके दिखाएगी। अब थोड़ा सा निवेशकों के लिहाज से मैं और एक बात बताता हूं एक्चुअली कि 1989 के बाद, ओके, राजीव गांधी की जो सरकार हुई उसके बाद इंडिया में कोई भी सरकार नहीं बनी है जिसकी लोकसभा में एंड राज्यसभा में मेजोरिटी हो। दोनों में एक भी सरकार नहीं बनी, ये पहली सरकार है जिसकी लोकसभा में मेजोरिटी है। ओके, तो आप पिछले 26 साल में कानून बनना बंद हो गया था ये कंट्री में, होते ही थे, हो ही रहे थे। 93 के साल में नरसिम्हा राव की सरकार को थोड़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे दोनों सदन में, राइट। उन्होंने 34 ऑर्डिनेंसेस पास किए थे एक ही साल में, क्योंकि काम करना था उनको और पार्लियामेंट में काम नहीं हो रहा तो ऑर्डिनेंस किया। फिर 94 में सब ऑर्डिनेंसेस रेटिफाई करवा दिए। तो काम अगर आपको करना है तो सदन में जो आपका पोजीशन है वो रुकावट नहीं देती है। बिल्कुल, ये आपका कॉन्फिडेंस सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन रिदम, अब फिर उस लिहाज से निवेशकों के लिए मौके कहाँ हैं? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां या तो आपको अच्छी कमाई के और अच्छे इनकम होने के नतीजों के लिहाज से खरीदारी के मौके नजर आते हैं, या फिर जहां करेक्शन बहुत हो चुका है वहां खरीदना चाहते हैं? आपकी नजर किन सेक्टर्स पर है? हमारा मानना है कि इंडस्ट्रीज में आगे जाके ग्रोथ अच्छा आएगा क्योंकि कैपेक्स टर्न हो रहा है, उनकी ऑर्डर बुक्स ठीक ठाक रहेगी। इनफैक्ट यही क्वार्टर में आप देखेंगे जब इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स आएंगे, कैपिटल गुड कंपनीज के रिजल्ट आएंगे, उनकी ऑर्डर बुक काफी मजबूत रहेगी। तो मेरा मानना है कि इंडस्ट्रियल्स मार्केट को लीड करेगा। दूसरा सेक्टर है प्राइवेट बैंक्स, वहां पे रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आए हैं, उनको एनपीएल का उनकी उतनी परेशानी नहीं है। और एक बात समझनी है कि जो स्टेट ओन बैंक्स हैं उनके पास आज कैपिटल की तंगी है और क्रेडिट कॉस्ट भी हाई है, तो उनको रेट्स काटना मुश्किल है। अगर उन रेट्स नहीं काट सकते हैं तो इसका डायरेक्ट फायदा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को मिलता है क्योंकि उनके लिए क्रेडिट कॉस्ट हाई नहीं है और उनके पास कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं है। तो बोथ मार्केट शेयर गेन होगा और मार्जिन गेन भी होगा। ये आप क्वार्टर रिजल्ट्स में ऑलरेडी देख रहे हैं और आगे जाके भी आई थिंक ये होगा। और शेयर्स भी काफी करेक्ट हो चुके हैं एक्चुअली टॉप से, तो मुझे लगता है वहां पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है। फिर टेक्नोलॉजी में मैं बहुत बुलिश हूं। अब रिजल्ट्स बहुत खराब आए थे ये क्वार्टर में, मुझे लगता है ये क्रॉस करेंसी का एक इश्यू था, वो सेटल डाउन हो गया है और डिमांड कंडीशंस एक्चुअली स्टेबल होंगी। तो मेरा मानना है कि यहां से टेक्नोलॉजी शेयर्स भी खरीदे जा सकते हैं और सिलेक्टिवली ऑटो स्टॉक्स में भी आई थिंक अच्छा लग रहा है। तो ये 3-4 सेक्टर्स है जहां पे मेरा व्यू अच्छा है। कंज्यूमर स्टेपल्स में हमारा व्यू उतना ठीक ठाक नहीं है क्योंकि वैल्यूएशंस महंगे हैं। ये व्यू गलत रहा है एक्चुअली क्योंकि ये साल कुछ कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन अभी भी मैं वैल्यूएशन सेंसिटिव हूं। तो मेरा मानना है कि वहां पे थोड़ा लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। फिर देखेंगे अगर करेक्ट हुए स्टॉक्स तो आ जाएंगे, लेकिन अभी मेरा मानना है कि वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं। और कंज्यूमर स्टेपल्स के अलावा और कौन से ऐसे सेक्टर से जहां दिक्कतें हो सकती है, चाहे वो नतीजों के लिहाज से हो या फिर मैक्रो एनवायरमेंट के लिहाज से, जहां से थोड़ा सा सावधान रहे? टेलीकॉम्स में मुझे लग रहा है कि कंपटीशन है वो बहुत तेज रहेगा अगले 6 महीने में, तो वहां पे भी आई थिंक रुकना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए शेयर्स में पैसा लगाने के लिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे मन में है यूटिलिटी सेक्टर पे, क्योंकि वहां पे जो काम है वो थोड़ा स्लो हो रहा है, तो जो टर्न अराउंड है वो हो नहीं रहा है और पावर सेक्टर के इश्यूज काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो वहां पे भी आई थिंक फंडामेंटली मेरा ध्यान अच्छा नहीं है। स्टॉक के दाम
गिरे हुए तो फिर स्टॉक का एक व्यू अलग होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स अवॉइडेबल। और आई थिंक एनर्जी में थोड़ा बैलेंस्ड व्यू है, मतलब मंदी नहीं है, तेजी नहीं है, आई थिंक थोड़ा बैलेंस्ड है, क्योंकि ऑयल में हमें नहीं लगता है कि ऑयल और ऊपर जाएगा। 70 का एक लिमिट है ऑयल का, उसके बाद आई थिंक फंडामेंटली ऑयल में उतनी तेजी नहीं है। लेकिन फाइनली रिदम सर, हम ये वाइंड अप करें उससे पहले एक राय संक्षेप में इन्वेस्टर्स के लिए कि ये सब जो इतना सब नॉइज हो रहा है, सारे नेगेटिव फैक्टर्स दिख रहे हैं, माहौल एकदम मंदी का बन चुका है, इस बीच में अगर किसी को पैसा लगाना है 25 से 50% इस वक्त डाल दें, 5-7-10% की कमजोरी अगर और हो जाए तो उसके लिए तैयार है, लेकिन इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी बरकरार है, राइट? एब्सोल्युटली अनिल जी, मेरा मानना है कि इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको सिस्टमैटिकली ही इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट टाइमिंग पे ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। हर महीने के अंत में आप इक्विटी में पैसा डालो, जो एंड रिजल्ट है 3-4-5 साल के बाद वो आप देखेंगे बहुत ही अच्छा है। पिछले 5 साल में भी रिटर्न बने और आगे जाके 5 साल में भी रिटर्न बनेंगे। बिल्कुल। तो साफ तौर पर रिदम देसाई ये कह रहे हैं कि विदेशी निवेशकों के लिए पैसा निकालने की अपनी वजह हो सकती है, अपनी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए भारतीय बाजारों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहले से निवेशक हैं तो गिरावट में और आपको निवेश बढ़ाना चाहिए, और अगर अब तक आप मौका चूक चुके हैं तो अब भारतीय बाजारों में आपके लिए धीरे धीरे फिर से लौटने का वक्त है। पैसा लगाएं, कुछ गिरावट हो तो और वहां पर पैसा बढ़ाएं, लेकिन इक्विटी अब भी आपको 1 से 2 साल का अगर आपका नजरिया है तो शायद बेहतरीन रिटर्न्स देगी। ये राय आती हुई रिदम देसाई की। बहुत बहुत शुक्रिया रिदम सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़ने के लिए। तो सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।